हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन इस चैप्टर का करेंगे रिवीजन। लेकिन चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा चैप्टर के बारे में डिटेल समझ लीजिए। चैप्टर का नाम क्या है? समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इसका मतलब इस अगर आप ध्यान से देखेंगे जो चैप्टर का नाम है इसमें 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहला क्या है? समतल पृष्ठ, दूसरा क्या है? प्रकाश, और तीसरा क्या है? परावर्तन। समतल पृष्ठ क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जो क्या हो? समतल हो। लेकिन प्रकाश और परावर्तन दोनों को समझना है और इस चैप्टर में इन्हीं दोनों के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं प्रकाश क्या होता है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मतलब अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि क्या आपकी आंखों में रोशनी होती है, मतलब प्रकाश होता है, आप कहेंगे कुछ बच्चे हाँ या कुछ बच्चे ना। जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में को ड्रॉप करना। देखो, हमारी आंखों में अगर रोशनी होती, खुद की रोशनी होती, तो हम अंधेरे में भी चीज देख सकते थे, लाइट की जरूरत ही नहीं थी। इसका मतलब क्या है? हमारी आंखों में खुद का प्रकाश नहीं होता है। कोई चीज हम तब देख पाते हैं जब जो लाइट होती है उसका रिफ्लेक्शन उस पर पड़ता है, और जब उस प्रकाश उस वस्तु पे पड़ी, वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आई, तो वो वस्तु हमें दिखाई देने लगी, है ना। तो प्रकाश क्या होता है? जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, वो क्या होता है बच्चों? प्रकाश होता है। ठीक है, चलिए अब प्रकाश के बारे में पढ़ना है तो क्या है? जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं वो क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। लेकिन अगर हम कहें कि प्रकाश की विशेषता क्या होती है ना, जो प्रकाश होता है उसकी विशेषता क्या होती है? तो जो प्रकाश होता है वो क्या होता है? सरल माध्यम में चलता है, इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है निर्वात में प्रकाश की छल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो कुछ ऐसी क्वालिटीज है प्रकाश के लिए जो आपको हो सकता है डेफिनेशन में या फिर आपको लिखने को आ जाए तो याद रखिएगा। तरंग दैर्ध्य जरूर याद रखना। चलिए अब समझते हैं कि प्रकाश का स्रोत। जैसे देखिए, आपने मोमबत्ती देखा होगा, सूरज देखा होगा, चंद्रमा भी देखा होगा, बल्ब देखा होगा, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तब इसको क्या किया गया? 2 कैटेगरीज में स्रोतों को डिवाइड कर दिया गया। एक हो गया दीप्त और एक हो गया अदीप्त। दीप्त मतलब वो होता है जिसमें खुद की रोशनी होती है, उसको चमकने के लिए या फिर प्रकाशित देने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल हम बात करें तो सूरज, ठीक है, सन, है ना। एक होता है सूर्य और बल्ब, ये सभी क्या है? दीप्त प्रकाश के स्रोत है ना। अच्छा अब आप सोचोगे कि बल्ब तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो मैंने क्या कहा? ध्यान से सुनो। वो खुद जलेगी लेकिन उसको जलने के लिए किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य, उसको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें अदीप्त प्रकाश की, तो ये क्या होता है? इसमें खुद की रोशनी नहीं होती है, वो किसी अन्य के माध्यम से हमें चमकीले दिखाई देते हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका मून, मतलब कि चंद्रमा। जो चंद्रमा होता है उसमें खुद की रोशनी नहीं होती है, जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तब वो हमें चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये ऐसा चीज है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है 100%। चलिए अब बात करते हैं प्रकाशिक माध्यम की। तो यहाँ पे जो प्रकाशिक माध्यम है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पारभासक, पारदर्शक और अपारदर्शक। अब पारदर्शक क्या होता है? ऐसा माध्यम जिसमें से जो प्रकाश है वो अधिकांश भाग उसमें से निकल जाता है ना। ठीक है, दूसरा चीज क्या होता है? जैसे इसमें अगर हम पारदर्शक की बात करें तो ऐसा हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, साफ पानी, जो क्लीन वाटर होता है उसमें से पानी आराम, जो प्रकाश होता है उसमें से अंदर से आराम से चला जाता है ना। लेकिन अगर हम पारभासक की बात करते हैं, पारदर्शक में क्या था? जो प्रकाश था उसका अधिकांश भाग उसमें से जा रहा था, लेकिन पारभासक में कुछ भाग खाली जाता है, बाकी अधिकांश भाग नहीं जाता है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं गंदा पानी। ठीक है, जहां पे अगर गंदा पानी होगा, आपने देखा होगा वहां से प्रकाश उसमें अंदर से नहीं जाता। अब अपारदर्शक आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा माध्यम जिसमें से जो लाइट है वो बिल्कुल नहीं जाती, जैसे लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, ये सभी क्या होते हैं? अपारदर्शक कहलाते हैं। ठीक है, तो तीनों के अलग अलग डेफिनेशन याद रखना है। अब अगला है आता है प्रकाश किरण क्या होता है। देखिएगा, परावर्तन के बाद जो सरल रेखा में गमन करने वाला प्रकाश होता है उसका जो रास्ता होता है, जिस रास्ते से होते हुए जाता है वो क्या कहलाता है? जो किरण जा रही है, मतलब जिस रास्ते जा रही है प्रकाश, वही क्या कहलाती है? प्रकाश किरण कहलाती है। और इसका जो समूह होता है वो प्रकाश पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश पुंज कहलाता है। अब ये जो प्रकाश पुंज है 3 तरीके का है, अभिसारी, अपसारी और समांतर। अब अभिसारी जो होता है वो क्या करता है? प्रकाश की किरणों को एक जगह पर केंद्रित कर देता है, इस तरीके से। ओके,
लेकिन जो अपसारी होता है ये केंद्रित प्रकाश को अलग अलग दिशाओं में फैला देता है इस तरीके से। और समांतर में क्या होता है, प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर गमन करती हैं। ओके, तीनों की अलग अलग चित्र आप अच्छे से याद कर लीजिए, आ सकता है पेपर में, बना दीजिएगा। ठीक है, और इस चैप्टर में इसके अलावा क्या पढ़ना है, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण क्या होता है और पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है। तो अब चलिए हम लोग समझते हैं प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद बाकी आगे चीज को समझेंगे। चलिए चलिए बेटा देखिए, अब क्या है प्रकाश का विवर्तन। मान लीजिए क्या है, एक टॉर्च है, बहुत अच्छी तो नहीं बनेगी लेकिन कोशिश करूंगी कि अच्छी बने। अब ये क्या है, यहाँ से टॉर्च, यहाँ से प्रकाश निकल रही है, लेकिन इसके माध्यम में मान लीजिए क्या एक छोटी सी लोहे की क्या है, एक बॉल है, क्या है, लोहे की बॉल। अब लोहे की बॉल कैसी होती है, अपारदर्शक होती है ना, इसके बीचों बीच हम देख नहीं सकते, लाइट नहीं जा सकती। तो अब ये जो टॉर्च है, जब इससे लाइट हम करेंगे, मान लीजिए लोहे की बॉल यहाँ पे रखी हुई है, तो यहाँ पे जो प्रकाश आएगी ना, तो जैसे ही इसके पास आएगी कि क्या आपको यहाँ पे जो प्रकाश है वो इस तरीके से जो है राउंड में टर्न होता दिखाई देगा। ठीक, तो ये जो प्रक्रिया है कि जो प्रकाश का किरण है, अगर प्रकाश के माध्यम में अगर कोई अपारदर्शक वस्तु आ जाती है तो प्रकाश सीधे ना जाकर के उसके चारों तरफ से बिल्कुल गोलाई में टर्न होते हुए जाता है, और ये प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। ठीक है, चलिए आप समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसके नियम क्या क्या है। प्रकाश का परावर्तन, ठीक। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई एक पॉलिशदार तल है ना, चिकनी पॉलिशदार तल है, अगर इसमें से जो प्रकाश है वो आता है और इसका अधिकांश भाग, ये जो प्रकाश है, आती हुई जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश किरण, मान लीजिए इसका नाम हम लोग रख लेते हैं ए। तो ये जो प्रकाश की किरण जब इससे टकराएगी, ये है क्या, एक चिकनी पृष्ठ, चिकना पृष्ठ है ना, तो इससे आएगी, तो ये टकराने के बाद इसी माध्यम में इसका जो प्रकाश का भाग है, मान लीजिए 100% है, तो अधिकांश भाग, मतलब अगर हम कह सकते हैं तो 99% भाग वापस उसी माध्यम में चला जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, अब इसके नियम क्या क्या हैं, परावर्तन के नियम की अगर हम बात करते हैं तो नियम में 2 नियम आता है। ठीक है, नियम में 2 नियम आते हैं। पहला नियम, अब इसको थोड़ा सा हम लोग फिगर ठीक ठाक बना लेते हैं। ये क्या है, इसका अभिलंब, एन का मतलब अभिलंब, ये मिरर, ठीक है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और इसके साथ जो कोण बनेगा वो आई आपतन कोण, और जो किरण जा रही है उसके साथ अभिलंब के जो कोण बनेगा वो क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। तो नियम की अगर हम बात करें तो 2 नियम होते हैं। पहला नियम देखिएगा, तो ये जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है, और ये जो परावर्तक, ये जो मान लीजिए बिंदु है, इसका नाम रख लेते हैं सी। ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ पर ये जो बिंदु है, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ये पहला नियम। दूसरा नियम, आप अभिलंब के साथ, ये जो एन है ये अभिलंब है, अभिलंब के साथ बना आपतन कोण और अभिलंब के साथ बना परावर्तन कोण। आपतन कोण क्यों, क्योंकि जो आपतित किरण आ रही है और अभिलंब के साथ कोण बना रही है, इसलिए इसका नाम आपतित किरण, आपतन कोण है। परावर्तन कोण क्यों, क्योंकि परावर्तित किरण के साथ कोण बना है, इसलिए इसका नाम है परावर्तन कोण। तो आपतन और परावर्तन मतलब एंगल आई और एंगल आर, इन दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें जो समतल पृष्ठ है, मिरर है, इसके साथ जो अभिलंब का कोण बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 डिग्री बनेगा। अच्छा, मान लीजिए आपतन कोण क्या है, यहाँ पे 55 डिग्री है ना। अगर टोटल 90 है और ये इतना 55 है, तो आपसे अगर इतने की वैल्यू पूछी जाए तो क्या आएगा, क्या करोगे, 90 में से जो ये कोण दिया है ये घटा दोगे। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 3, मतलब 35 डिग्री। तो अगर इतने की कोण की वैल्यू पूछी जाए तो 35 डिग्री हो गया, इतना, ये हो गया 35 और ये हो गया 55 डिग्री। 35 और 55 टोटल कितना हो गया, 90 है ना। अगर मान लीजिए आपको ये दिया है क्या, परावर्तन कोण, और आपसे पूछा है इसका मान, तो ये और ये तो बराबर ही होता है, तब भी आप इसका रिलेशन लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों नियम है, याद रखिएगा।
अब हमें पढ़ना है कि जो परावर्तन या अभी आपने देखा ये कितने प्रकार का होता है। तो परावर्तन भी दो टाइप का होता है, एक होता है नियमित और एक होता है विसरित, जिसे हम अनियमित परावर्तन के नाम से जानते हैं। तो नियमित जो परावर्तन है वो क्या होता है, देखिएगा। अब नियमित की अगर हम बात करेंगे, क्या है नियमित मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक। नियमित क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या है, चिकना पृष्ठ है, ये क्या है चिकना पृष्ठ है, थोड़ा सा सीधा नहीं बनता यार लाइन, ये क्या है चिकना पृष्ठ है, ओके। यहाँ पे प्रकाश आ रही है प्रकाश। अब ये जो प्रकाश आ रही है, नियमित परावर्तन में क्या होता है कि जो आती हुई प्रकाश की किरण है वो रिफ्लेक्शन के बाद मतलब टकराने के बाद चिकना पृष्ठ, ये है ना चिकना पृष्ठ। देखो बच्चों हैंड राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि समझा रही हूँ, बेसिक नहीं आपको करा रही हूँ, केवल आपका रिवीजन करा रही हूँ, और बहुत बेसिक भी मैं करवा दे रही हूँ, जिसको नहीं आता वो याद भी कर लेगा। तो जो आपतित ये जो आ रही है किरण, वो क्या होता है रिफ्लेक्शन के बाद समानांतर रूप में वापस चली जाती है। आती हुई जो किरण है वो देखो समानांतर है, और जाती हुई किरण भी क्या है समानांतर है एक दूसरे के, है ना। तो ये क्या हो गया नियमित परावर्तन। लेकिन अगर हम बात करते हैं विसरित परावर्तन की, विसरित या फिर अनियमित, ये परावर्तन के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, विसरित और नियमित परावर्तन। विसरित को ही क्या कहते हैं अनियमित, ये क्या है विसरित, ठीक। अब ये जो विसरित परावर्तन, हाँ एक चीज और, नियमित परावर्तन हमेशा क्या होता है चिकने तल से होता है, लेकिन जो विसरित परावर्तन होता है वो खुरदुरे तल से होता है। ये क्या हो गया खुरदुरा तल हो गया, ठीक। तो सबसे पहला अंतर अगर आपसे पूछा जाए तो यही याद रखना कि जो नियमित होता है वो चिकने पृष्ठ से परावर्तन होता है उसमें, लेकिन विसरित परावर्तन में हमेशा जो है खुरदुरे पृष्ठ से होता है। अब जो खुरदुरे पृष्ठ से होगा तो क्या ये जो है एक ही माध्यम में जाए, मतलब एक ही जैसी थोड़ी होगी, वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग दिशाओं में फैल जाएगी, ठीक है। कुछ जो है इस तरीके से हो जाएगा, कुछ अब टेढ़ा मेढ़ा जिस तरीके से भी रोशनी जिधर भी जाना चाहे उधर भी जा सकती है। तो ये अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं अनियमित या फिर विसरित परावर्तन। और ये जो पृष्ठ है वो कैसा होता है खुरदुरा होता है, ऐसा होता है खुरदुरा पृष्ठ होता है, ठीक है। अब हम चलिए पढ़ते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होती है। चलिए देखिए अब उत्क्रमणीयता क्या होती है। सबसे पहले याद रखिए शब्द का ही मतलब है कि जैसे एक क्वालिटी है उसकी तो दूसरे के हिसाब से वो अपने गुण को परिवर्तित करना है, ठीक है। समझते हैं, अगर जो आपतित परावर्तित किरण है वो अगर मान लीजिए आपतित किरण की तरह व्यवहार करे, कैसे करेगी, ये क्या है आपतित किरण टकरा के जा रही है इस माध्यम में, किस माध्यम में वापस उसी माध्यम में ये जा रही है। लेकिन मान लीजिए इस पे हमने लगा दे दर्पण, और ये जब दर्पण से जैसे यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्ट कर रही है, जो लाइट है जो आ रही है ये इधर से रिफ्लेक्ट करके यहाँ जा रही है ना। अगर मान लीजिए इस यहाँ पे हम दर्पण लगा दे तो यहाँ से क्या फिर से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली आएगी। तो यही कहा गया है कि अगर परावर्तित किरण किस तरीके से व्यवहार करे, आपतित किरण की तरीके से व्यवहार करे, तो बाकी जो आपतित किरण है, आपतित किरण है वो कैसी हो जाएगी, तब वो परावर्तित हो जाएगी, है कि नहीं, सीधी सी बात। और यही क्या कहलाता है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता कहलाता है, ठीक। चलिए अब समझते हैं प्रतिबिंब क्या होता है और दर्पण क्या होता है। समझ आ गया ना, बस देखो फटाफट रिवीजन करना है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा लेट नहीं लगाना है, मतलब देरी नहीं करनी है, कम समय में बढ़िया से समझना है बस। अगर आपको देखो फिगर से समझ में आ गया तो समझ लो थ्योरी आप अपने आप ही लिख लोगे, इतने तो समझदार है ही आप। क्या है इसमें प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है, मान लीजिए कोई एक यहाँ पे हम ले लेते हैं कैंडल, ये क्या है कैंडल, ये क्या है कैंडल जो कि क्या है जल रही है ना। तो क्या कहा जाता है जो प्रतिबिंब होता है, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण आपतन अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है वो जो बिंदु होता है वो पहले बिंदु का क्या कहलाता है प्रकाश कहलाता है, सॉरी प्रतिबिंब कहलाता है। अब प्रतिबिंब में दो तरीके का होता है, एक होता है आभासी और एक होता है वास्तविक, ठीक है। अब आभासी का मतलब क्या है, आभास करना मतलब रियल नहीं है, वो हमें ऐसा दिख रहा है पर है नहीं, तो
तो वही होता है, अगर किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण दूसरे बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है तो वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अगर वास्तविकता में मिलती हुई दिखाई देती है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। बस दोनों में यही अंतर है। ठीक, चलिए अब लोग समझ लेते हैं दर्पण क्या होता है। दर्पण में भी हमें दो पढ़ना है, एक उत्तल एक अवतल। बस ये लास्ट है, इसके बाद हमारा वीडियो खत्म। तो दर्पण क्या होता है, मान लीजिए कोई एक गोला है, कांच का खोखला गोला है, इससे हमने क्या कर दिया, एक छोटा सा भाग काट के अलग कर दिया और उस पर क्या लगा दी, कलई, चांदी से क्या कर दी, कलई। तो ये जो बना हुआ हमारे सामने भाग है ये क्या कहलाता है, दर्पण। अब ये जो दर्पण है दो तरीके का होता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण, देखिए जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो परावर्तन होता है बच्चों वो हमेशा दबे हुए तल से होता है। ठीक है, तो ये उत्तल हो गया। लेकिन अवतल में क्या होता है, लेकिन अवतल में जो परावर्तन है वो कैसे होता है, उभरे हुए तल से होता है। अब देखते हैं हम लोग पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है, पार्श्व उत्क्रमण। ठीक, अच्छा ये बताओ ये क्या है, समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक है जिसका नाम है गोलू, क्या नाम है इसका, गोलू। अगर इस दर्पण में अपने आप को देखता है तो क्या होता है, अगर अच्छा देखो डेली लाइफ में आप इसका अपना एग्जांपल बहुत आसानी से देख सकते हो। आप अपने फोन में अपना फोटो खींचते हो, हर कोई खींचता है, सेल्फी लेता है। जब आप सेल्फी लेते हो ऐसे करके तो क्या होता है, सेल्फी के अंदर जैसे जो चीज आपके लेफ्ट में है वो फोटो के अंदर राइट में दिखाई दे रही होगी। कभी नोटिस करना, इस चीज को नोटिस किया करो, अगर जो चीज राइट में है आपकी वो लेफ्ट में दिखाई देगी। अगर मान लीजिए आपने अपने बालों को ऐसे करके अपना फोटो लिया, ठीक है, तो ये जो बाल है ना फोटो में इस तरफ दिखाई देंगे। ठीक है, करके देखना आज अपने आप। तो यही होता है प्रकाश का पार्श्व उत्क्रमण, मतलब जो दाहिने तरफ चीजें हैं वो बाएं तरफ और बाएं की तरफ जो चीजें हैं वो दाहिने तरफ हमें दिखाई देती है, किसमें, समतल दर्पण में। तो ये क्या होता है, पार्श्व उत्क्रमण होता है। ठीक है, और देखो समतल दर्पण, अच्छा मान लीजिए आप छोटा सा शीशा लेते हो, अपने आप को उसमें देखते हो तो क्या आप पूरे उसमें दिखाई देते हो, नहीं। तो कहोगे क्या, सिंपली भाषा में शीशा छोटा है, यही तो कहोगे। लेकिन अगर एक आपको पूरी अपनी फिगर को शीशे के अंदर देखना है तो उस शीशे की जो अधिकतम ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए, मालूम है, आपकी ऊंचाई की आधी, कम से कम। ठीक, अगर आपकी ऊंचाई मान लीजिए h, मान लीजिए हम आपकी ऊंचाई मान लेते हैं 60। ठीक है, तो अगर दर्पण में आपको अपना पूरा शरीर देखना है तो दर्पण कितना ऊंचा होना चाहिए, 30। अगर आपकी ऊंचाई है 40 तो दर्पण कितना होना चाहिए, 20 मिनिमम है, इससे ज्यादा कितना भी हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो आप अपनी पूरी शरीर को उस मिरर के अंदर नहीं देख सकते हो। तो इस पर भी सवाल बनता है एच करके, कि मान लीजिए आपकी ऊंचाई एच है या फिर h/2 है तो जो दर्पण है, अच्छा हाँ एक चीज और देखो, अगर मान लीजिए आपकी ऊंचाई h/2 दे रखा हो और आपसे पूछे कि दर्पण में आपको देखना है तो दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए, तो बोला मैंने क्या, जितना आपकी ऊंचाई है, जितनी आपकी हाइट है उससे जस्ट आधा होनी चाहिए। तो h/2 का आधा कितना हो जाएगा, h/4 हो जाएगा। इस पे जरूर ध्यान रखना इससे। और ये जो सवाल है ना ये बहुविकल्प में पूछा जाता है और गलत हो जाता है पक्का 100%, क्योंकि h/2 का आधा h/4 कैसे होगा, 2 है तो 4 कैसे हो जाएगा। अरे भाई देखो h/2 है, इसका आधा करोगे तो 1/2 से तो गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 नहीं हो गया, तो h/4 हो गया। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखना, 2 की जगह कुछ भी आपसे दे सकता है, h/3 हो सकता है, h/4 हो सकता है, इस पे ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे, अपना रिवीजन करेंगे। वीडियो पसंद है तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।